नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर आज विस्तार से होने वाली है चर्चा। पहली खबर में चर्चा संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयानों की करेंगे। मोहन भागवत बार बार धर्म अधर्म, मंदिर मस्जिद को लेकर बयान क्यों दे रहे हैं, इसके मायने आपको बताएंगे। मोहन भागवत के बयान से क्यों नाराज हैं कुछ साधु संत। संघ प्रमुख ने ऐसा क्या कहा कि जगत गुरु रामभद्राचार्य ने उन्हें अदूरदर्शी बता दिया। खबर ये भी होगी। बात चुनावी राजनीति में जीत की संजीवनी माने जा रहे मुफ्त वाले मॉडल की भी होगी। दिल्ली की राजनीति के बहाने फ्रीबीज पॉलिटिक्स का चैप्टर आपके लिए खोलेंगे। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे होगी स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें आज आपको दिखाएंगे अल्लू अर्जुन के मुद्दे पर हो रही राजनीति की पुष्पा 3 द पॉलिटिक्स। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात संघ प्रमुख मोहन भागवत की करेंगे। मोहन भागवत लगातार धर्म, हिंदुत्व, मंदिर मस्जिद, सद्भावना से जुड़े बयान दे रहे हैं। सनातन या हिंदू आस्था से जुड़े संवेदनशील मसलों पर कभी नसीहत के रूप में तो कभी सीख के तौर पर धार्मिक पाठ पढ़ा रहे हैं। भागवत के बयानों से हिंदुत्व की राजनीति करने वाले चेहरों के साथ साथ राजनीतिक पंडित भी हैरान हैं। वो इन बयानों के पीछे छिपे सियासी संकेतों और रणनीति का अनुमान लगाने में जुट गए हैं। वर्तमान राजनीति या भविष्य की राजनीति के संदर्भ से इन बयानों का विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन मोहन भागवत के बयानों के सियासी मायने क्या हैं, ये आज हम डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहले मोहन भागवत का सबसे नया बयान आपको सुनाते हैं, जो उन्होंने रविवार को महाराष्ट्र के अमरावती में दिया। इसमें उन्होंने धर्म का आधा अधूरा ज्ञान रखने वालों को इसके खतरे का आभास कराया। धर्म हा समजावा लागतो, तो नीट नाही समजला तर त्या धर्माच्या अर्धवट ज्ञानाने अधर्म होतो। जगामध्ये धर्माच्या नावाखाली जितके अत्याचार झाले आहेत ते या चुकीच्या समजुतीमुळे झाले आहेत की जी काही विविधता दिसते त्याच्यामध्ये मुळात एकत्व आहे, विविधता ही बदलते, नष्ट होते, एकता ही शाश्वत आहे। अभी 4 दिन पहले भी संघ प्रमुख ने ऐसा ही बयान दिया था। अपने 19 दिसंबर को दिए बयान में उन्होंने उन नेताओं को नसीहत दी थी जो मंदिर मस्जिद वाले मॉडल को आंदोलन की शक्ल दे रहा है। इन बयानों में सबसे गौर करने वाली बात इनकी टाइमिंग है, क्योंकि ये बयान ऐसे समय में दिए जा रहे हैं जब संभल में हर दिन सनातन के प्रतीक खोजे जा रहे हैं। कार्तिकेय मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, बावड़ी, उस क्षेत्र में लगातार हो रही खुदाई से हिंदू धर्म से जुड़े नए नए प्रतीक बाहर निकल रहे हैं। इसी कार्रवाई के बीच मोहन भागवत भी अपनी राय सामने रख रहे हैं। अब भागवत का 19 दिसंबर वाला बयान आपको सुनाते हैं, इसके बाद खबर को विस्तार देंगे। राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे, हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। मोहन भागवत ने अपने 2 बयानों में 2 बड़ी बातें कही हैं। नए बयान में उन्होंने अधूरे या आधा ज्ञान रखने वाले लोगों को धर्म अधर्म का पाठ पढ़ाया। पुराने बयान में उन्होंने मंदिर मस्जिद के मुद्दे उठाकर नेता बनने के सपने देख रहे नेताओं को नसीहत दे डाली। मोहन भागवत के बयानों को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं, जैसे क्या भागवत बीजेपी के हार्डकोर हिंदुत्व वाले चेहरों को नसीहत दे रहे हैं? क्या वो बीजेपी के हिंदुत्व के मुद्दे पर बयानबाजी के जरिए बैलेंस बनाने का काम कर रहे हैं? क्या भागवत को चिंता है कि मंदिर मस्जिद का ये मुद्दा देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सकता है? क्या संघ अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद ऐसा कोई दूसरा उदाहरण कायम करने के पक्ष में नहीं है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मोहन भागवत के बयान को नैतिकता के नजरिए से देखने की जरूरत है? भागवत के मन में है क्या? यह अभी सिर्फ अनुमानों और आशंकाओं के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। लेकिन भागवत के 19 दिसंबर को दिए बयान ने जगत गुरु रामभद्राचार्य को भड़का दिया है। उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत का बयान अदूरदर्शी है। वहीं कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर भी इससे सहमत नहीं नजर आ रहे। संभल में जो कुछ चल रहा है सब हिंदुओं के अवशेष मिल रहे हैं और हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे और सब हिंदुओं को इकट्ठा हो जाना चाहिए, जागृत हो जाना चाहिए। जहाँ जहाँ भी हमारे अवशेष हैं हमें अपने अवशेष लेने हैं। मोहन भागवत कहते हैं कि राम मंदिर के बाद हर कोई नेता बन रहा है, नेता नहीं बनना चाहिए। नहीं, उनका बयान अदूरदर्शी है। वो हमारे शासक नहीं है, संघ हमारा शासक नहीं, हम उसके शासक हो सकते हैं। राम, कृष्ण और शिव इन तीनों के बिना विश्राम नहीं है। राम आ गए हैं, काशी विश्वनाथ चाहिए और मथुरा भी चाहिए,
तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी है और हमारे लिए वो जीवन मृत्यु का सवाल है। जब तक काशी और मथुरा हमें नहीं मिल जाएगी तब तक यहाँ जो आग लग रही है ना, आग, उस पे तसल्ली नहीं बैठेगी। साधु संत चाहते हैं कि अयोध्या के बाद काशी और मथुरा में भी भव्य मंदिर बने। दूसरी तरफ वो संभल की तरह सनातन से जुड़े दूसरे प्रतीकों या मंदिरों की खोज करने के भी पक्ष में हैं। अगर साधु संत ही मोहन भागवत के बयान से सहमत नहीं तो फिर संघ प्रमुख किसे और कौन सी नई राह दिखाना चाहते हैं? क्योंकि संघ की छत्रछाया में चलने वाली बीजेपी हिंदुत्व को केंद्र में रखकर ही अपनी राजनीति करती आई है और ये कहना गलत नहीं होगा कि हिंदुत्व की राजनीति की बदौलत ही बीजेपी सत्ता के शीर्ष तक पहुंची है। ऐसे में मोहन भागवत के बयानों को लेकर हमने संघ को करीब से जानने समझने वाले राजनीतिक विश्लेषकों से बातचीत की है। बातचीत के आधार पर हमने बयानों के कुछ सियासी मायने निकाले हैं जो अब हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। भागवत का मानना है कि सिर्फ हिंदुत्व की राह पकड़कर चलना बीजेपी के लिए सही नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में राम नाम के सहारे बीजेपी फैजाबाद सीट भी नहीं जीत सकी थी। लोकसभा चुनाव के समीकरण देखें तो एससी या दलितों का झुकाव इंडिया गठबंधन की तरफ रहा था। हार्डकोर हिंदुत्व का मुद्दा दलित वर्ग के बीच कारगर नहीं दिखा। इसके अलावा 2027 में अगर हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे पर चलकर योगी फिर से प्रदेश के सीएम बनने में सफल रहे तो उन जैसे दूसरे नेता देवेंद्र फडणवीस, मोहन यादव, हेमंता बिस्वा शर्मा भी इसी फॉर्मूले को अपनी सियासत का मूल मंत्र बना सकते हैं। भागवत के हालिया बयानों को बैलेंस वाली रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है, यानी बीजेपी नेताओं की तरफ से हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाना, दूसरी तरफ संघ की तरफ से एजेंडे पर अलग राय रखकर स्थिति को कहीं न कहीं बैलेंस करना। इन बयानों को अल्पसंख्यक या मुसलमानों से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जगह जगह मंदिर मस्जिद के शोर से उनके भीतर नाराजगी है। गौर करना जरूरी है कि 3 तलाक जैसे मुद्दे पर कानून बनाने से 2019 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम महिलाओं का बीजेपी की तरफ झुकाव दिखा था। माना जाता है कि मुस्लिम पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में तस्वीर कुछ बदली हुई नजर आई, क्योंकि राम मंदिर चुनाव का बड़ा मुद्दा इस दौरान रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगियों को 6.7% मुस्लिम वोट मिले थे, जबकि 2024 में एनडीए को सिर्फ 2% ही मुस्लिम वोट मिले। इस बीच पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का भागवत के बयानों पर क्या कहना है, उस पर भी एक नजर डालिए। वो लगातार वो बात कर रहे हैं, उनकी एक अपनी समझ है, वो समझते हैं कि सामाजिक समरसता बनी रहनी चाहिए, लेकिन सरकारें अलग तरीके से चलती है, उनको अपनी राजनीति चलानी होती है। कुछ लोग इंटरनल कन्फ्लिक्ट के तौर पर भी देख रहे हैं कि संघ एक अलग बात कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी अलग बात कर रही है। मुख्यमंत्री के स्तर पर तो इस बात को, या सरकार में केंद्रीय मंत्री भी होते हैं, बहुत सारे केंद्रीय मंत्री हैं जो आए दिन अपने हिसाब से बयान देते हैं। शायद उन्हीं के लिए संघ प्रमुख ने ये बात कही होगी कि अपने अपने हिंदुत्व के नेता नहीं बन रहे हैं। मोहन भागवत के बयानों से सबसे ज्यादा मुश्किल में बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जैसे नेता संघ की समावेशी सोच जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर नपी तुली बात कह रहे हैं, तो रविशंकर प्रसाद जैसे वरिष्ठ नेता बयान पर टिप्पणी से बच रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष गदगद है, क्योंकि भागवत के बयान में उसे बीजेपी विरोध का हथियार दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो विचारधारा अंडरग्राउंड काम करती है। कम से कम उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझाना चाहिए। अगर वो एक फोन भी कर दे मुख्यमंत्री जी को तो कोई भी सर्वे और कोई भी ऐसा विवाद नहीं होगा, लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। संघ की हमेशा सोच समावेशी रही है, सर्वस्पर्शी रही है, समरसता से और सौहार्द से भरपूर रही है। इसी बात का ही प्रमाण। सरकार का रिमोट आरएसएस के पास है। आरएसएस को चाहिए कि इन लोगों को समझाएं, बुलाएं और उपदेश दें कि सांप्रदायिक सौहार्द को कायम रखें। अगर हमारी संस्कृति वापस आ रही है तो इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होना चाहिए। देखिए, रामभद्राचार्य जी बहुत महान संत हैं, उनका भी सम्मान, परम आदरणीय स्वतंत्रता दिवस का भी सम्मान, इस विषय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वहीं मोहन भागवत के बयान से हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरुओं के बीच नई बहस छिड़ गई है। कुछ हिंदू धर्मगुरु बयान का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ बयान से सहमत नहीं है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं का मानना है कि ये बयान महज दिखावा है।
संघ प्रमुख खुद जाने, या तो उनपे उम्र का प्रभाव है या जिहादियों का प्रभाव है। जो भी सर्वे के आदेश हो रहे हैं, माननीय कोर्ट जब देखता है कि हाँ भाई इसमें कोई दम है तो सर्वे के आदेश देता है। तो माननीय मोहन भागवत जी कोर्ट से ऊपर तो है नहीं। राम मंदिर की अपेक्षा कर रहे थे पर मंदिर नहीं बना पाए थे। मोदी जी, योगी जी बहुत अच्छे हैं जिन्होंने सनातन के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। हम एक खंडन भी नहीं करते, पर क्या मालूम अब मोहन भागवत जी का क्या लक्ष्य है। भागवत साहब को सार्वजनिक बयान देने से ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए ये है कि वो ऐसे नेताओं की क्लास लें, चूँकि इस तरह के वाद विवाद से, जगह जगह मस्जिदों में मंदिर ढूंढने से भारत की राष्ट्रीय पटल पर बहुत किरकिरी होती है। भागवत जी ने सही कहा है, जो सनातन धर्म के लोग हैं वो मंदिर बनाते हैं और कोई जो हमारे धर्म के लिए काम करेगा वही हमारा नेता है। हम तो मानते थे कि हिंदू समुदाय के जो शासक हैं वो मोहन भागवत जी हैं, तो अभी कंफ्यूजन पैदा हो गई है। एक तरफ से जगत गुरु कुछ और बोलते हैं तो ये कंफ्यूजन पैदा करती है। धर्म के ऊपर कोई राजनीति नहीं करें, धर्म धर्म होता है, ये सनातन धर्म है हमारा और सब लोग को मानना चाहिए। तो राजनीति एक बात अलग हो जाती है। मोहन भागवत जो बोलते हैं वो यूं ही नहीं होता है, बल्कि उसमें गहरे अर्थ छिपे होते हैं। कई बार उन अर्थों के मायने पहले ही समझ में आ जाते हैं, तो कई बार उन्हें समझने में थोड़ा वक्त लगता है। ये भी कह सकते हैं कि सियासत की दशा और दिशा खुद इन बयानों का संदेश देश के सामने रख देती है। भारत की बात में अब दिल्ली का रुख करते हैं, जहां आम आदमी पार्टी ने आज से दिल्ली में महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ही इन दोनों योजनाओं की घोषणा की थी। इन योजनाओं के बहाने बीजेपी सवाल उठा रही है कि आम आदमी पार्टी मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है, उसे खर्च के बढ़ते बोझ की चिंता नहीं है। हम फ्रीबीज पॉलिटिक्स का चैप्टर आगे आपके लिए खोलेंगे, लेकिन पहले बात महिला सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन की करते हैं। दिल्ली सरकार ने इस योजना के तहत पहले 1000 रुपए देने का वादा किया था, जिसे अब बढ़ाकर 2100 रुपए करने की बात कही जा रही है। चूंकि मौसम चुनावी है, इसीलिए विरोधी पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस ऐलान को मुफ्त की रेवड़ियां बताकर उन्हें घेरने में जुट गए हैं। बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही है कि केजरीवाल इन योजनाओं को लागू करने के लिए पैसा कहां से लाएंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों को भरोसा दिला रहे हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, और अगले साल चुनाव बाद जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में लौटेगी, इन योजनाओं को लागू कर दिया जाएगा। महिला सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत नई दिल्ली विधानसभा के किदवई नगर से की गई। केजरीवाल नई दिल्ली सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, यानी इस सीट पर अपनी जीत पक्की करने की उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी लगातार केजरीवाल के वादों को जुमला बताकर खारिज करने में जुटी हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी का दावा है कि जैसे दिल्ली में बिजली पानी फ्री कर दिया, वैसे ही महिला सम्मान और संजीवनी योजनाओं को भी लागू किया जाएगा। कुल मिलाकर मुफ्त के वादों यानी फ्रीबीज के मुद्दे पर वार पलटवार का दौर जारी है। नेता जमकर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, कैसे, देखिए इस रील में। 20 दिसंबर शुरू होने जा रही है भारत के इतिहास की सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण योजना, जिसमें दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। 60 साल से ऊपर के लोगों का पूरा इलाज का खर्चा सरकार देगी। कसम वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। जब मैं 2015 में आया, मैंने कहा था पानी मुफ्त करूंगा, ये बीजेपी वाले गालियां देते थे, मैंने पानी मुफ्त किया ना। तो आज जब मैं कह रहा हूँ 2100 रुपए दूंगा, तो 2100 रुपए देंगे, कहीं से भी बजट लाएं, आप चिंता मत करो, वो मेरी जिम्मेदारी है। केजरीवाल को केवल वोट चाहिए। अगर वो महिलाओं को पैसा देना चाहते हैं तो वो आज भी दे सकते हैं, कोई कानून उनको रोकता नहीं है। अगर उन्होंने स्कीम को पास कर दिया तो आज ही देना चाहिए, क्यों चुनाव के बाद देंगे। केजरीवाल देश के वो नेता हैं जो वादे से ज्यादा काम करके दिखाते हैं। दिल्ली का दर्द समझना पड़ेगा, और दिल्ली का दर्द दिल्ली के बच्चे समझेंगे, ये वो लोग नहीं समझेंगे जो दिल्ली को लूटने के लिए आए हैं। ये कुछ नहीं है, चुनावी छलावा है। अगर ये वाकई हमारे बड़े बुजुर्गों की खैरियत चाहते तो यहाँ पर आयुष्मान भारत इन्होंने क्यों नहीं लागू करी। अरविंद केजरीवाल संजीवनी योजना के लिए दिल्ली की गलियों में घूम घूमकर बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं।
वहीं बीजेपी का दावा है कि संजीवनी योजना केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना की नकल है और केजरीवाल आयुष्मान योजना को लागू करने की बजाय अपनी योजना लॉन्च कर रहे हैं, जो कि गलत है। बीजेपी के आरोपों के जवाब में केजरीवाल की दलील है कि दिल्ली सरकार की योजना केंद्र की आयुष्मान योजना से कई मामलों में बेहतर है। चर्चा चल रही है तो चलिए आपको संजीवनी और आयुष्मान योजना के बारे में भी बता देते हैं। संजीवनी योजना के तहत 60 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज होगा, जबकि आयुष्मान भारत योजना में 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। संजीवनी योजना में इलाज के खर्च की कोई सीमा नहीं है, जबकि आयुष्मान योजना में 5 लाख तक का इलाज मुफ्त करा सकते हैं। संजीवनी में दिल्ली के 25 लाख से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा। वहीं आयुष्मान योजना में 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ बुजुर्गों को फायदा पहुंचेगा। संजीवनी योजना के लाभार्थियों के लिए दिल्ली का वोटर होना जरूरी है, जबकि आयुष्मान भारत योजना में पूरे देश के बुजुर्ग आधार कार्ड से KYC कराकर मुफ्त इलाज की सुविधा पा सकते हैं। संजीवनी योजना सिर्फ दिल्ली में लागू है, जबकि आयुष्मान भारत योजना दिल्ली और पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे भारत भर में लागू है। दिल्ली में महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना ने एक बार फिर फ्रीबीज यानी मुफ्त के वादों की चर्चा गर्म कर दी है। वैसे अरविंद केजरीवाल इन योजनाओं को मुफ्त की रेवड़ी कहते हैं और ये दावा भी करते हैं कि वो इन मुफ्त की रेवड़ियों पर किसी से भी चर्चा करने को तैयार है। पहली बार 3 महीने तक अल्पमत की सरकार चलाने के बाद केजरीवाल 2015 में जब पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए तो दिल्ली में बिजली और पानी को मुफ्त कर दिया। साथ ही साथ बसों में महिलाओं के लिए सफर भी फ्री कर दिया। केजरीवाल को इसका फायदा मिला और 2020 के विधानसभा चुनाव में भी उन्हें भारी जीत मिली। लेकिन अब दिल्ली पर मुफ्त की रेवड़ियां यानी फ्रीबीज की सियासत भारी पड़ रही है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कैसे दिल्ली कर्ज के दलदल में फंसती जा रही है। दिल्ली में बिजली सब्सिडी पर 3600 करोड़ रुपए सालाना खर्च होते हैं, जबकि पानी पर हर महीने आपको बता दें 500 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। वहीं महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त सफर पर 440 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। बात सिर्फ सब्सिडी की ही नहीं है, दिल्ली पर कर्ज भी लगातार बढ़ रहा है। आरबीआई के मुताबिक दिल्ली पर 2020 में जो कर्ज 3631 करोड़ रुपए था, वो 2021 में बढ़कर 9464 करोड़ रुपए हो गया। बात 2022 की करें तो देनदारी बढ़कर 15689 करोड़ रुपए हो गई। 2023 में दिल्ली का कर्ज बढ़कर 15789 करोड़ रुपए पहुंच गया। 2024 में कर्ज का बोझ थोड़ा कम हुआ और ये घटकर 10,795 करोड़ रुपए पर आ गया। लेकिन आर्थिक आंकड़ों की माने तो मार्च 2025 तक दिल्ली का कर्ज बढ़कर 15,881 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। आर्थिक मामलों के जानकार इस बढ़ते कर्ज के लिए दिल्ली सरकार की मुफ्त वाली योजनाओं को जिम्मेदार ठहरा रही और अब तो दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने भी कह दिया है कि महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने से बजट बिगड़ जाएगा। वित्त विभाग ने कहा है कि दिल्ली में महिला सम्मान योजना लागू होने पर सब्सिडी पर सरकारी खर्च जो अभी कुल बजट का 15% है बढ़कर 20% हो जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि पैसा आएगा कहां से। ऐसा नहीं है कि खर्चों को लेकर सिर्फ सरकारी विभाग ही चिंता जता रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दिल्ली में मुफ्त सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की अनदेखी पर चिंता जाहिर की है। 26 नवंबर 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में आप सरकार को बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में नाकाम रहने के लिए फटकार लगाई। ये भी कहा कि राजनेता न तो शहर के विकास के लिए कोई पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और न ही खर्च कर रहे हैं, केवल मुफ्त सुविधाओं पर खर्चे हो रहे हैं। इससे पहले 3 अगस्त 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली का बुनियादी ढांचा पुराना हो चुका है। दिल्ली में पूरी व्यवस्था पर फिर से विचार करने की जरूरत है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल वोटरों को लुभाने में लगे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी उनको याद दिला रही है कि आपने 10 साल में दिल्ली को सिर्फ लूटा। आज दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। इसे चार्जशीट नाम दिया गया, जिसमें कई सारे आरोप लगाए गए। बीजेपी ने कहा कि 10 साल दिल्ली बेहाल यानी भ्रष्टाचार, प्रदूषण, मैली यमुना दिल्ली सरकार की देन है। अनुराग ठाकुर तो शायराना अंदाज में केजरीवाल पर हमलावर भी नजर आए। कान्हा तेरी यमुना काली हो गई केजरीवाल के पाप धोते धोते, और कितने पाप और धोने। यमुना जी भी प्रदूषित हो गई और प्रदूषण का स्तर जो बाहर है वो तो देखने को मिलता है। दिल्ली वालों को बदले में मिला क्या है? केवल ठगी। एक अदद घूंट शुद्ध पानी के लिए दिल्ली की जनता तरस गई।
वैसे यहाँ गौर करने की बात यह भी है कि फ्रीबीज पॉलिटिक्स सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि बीजेपी शासित कई राज्यों में भी मुफ्त की रेवड़ी वाला मॉडल ट्रेंड में है। लेकिन सियासत पे पार्टियों को अपना दामन हमेशा साफ दिखता है और दूसरे का दागदार। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट पुष्पा 3 द पॉलिटिक्स। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत की बात। आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे कायनात अपडेट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय जाते जाते जरूर कमेंट्स बॉक्स में दीजिए।